हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तिता का नया लेक्चर लेकर के। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने अभी तक बात की थी किसकी, आयनन ऊर्जा की। किसकी बात की थी? आयनन ऊर्जा। हमने गुणधर्मों के अंदर बच्चों हमने दो की चर्चा की, एक तो परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, और दूसरा आयनन ऊर्जा की बात की। ठीक है, आयनन ऊर्जा पूरा हुआ नहीं था बच्चों, उसमें एक कारक बाकी है, एक कारक बाकी है। और वो एक कारक क्या है? एक कारक क्या है पता है आपको? हमने तीन कारक तो पढ़ लिए थे। देखो, हमने आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला पढ़ा था जेड इफेक्टिव, याद करो, जेड इफेक्टिव। फिर हमने पढ़ा था परिरक्षण प्रभाव, फिर हमने पढ़ा था क्या? बाहरी कोशों की संख्या। ये तीन पढ़ ली थे। आज हमें एक और पढ़ना है, और वो है क्या? स्थायी विन्यास, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास। चलो, तो चर्चा करेंगे हम। टाइम टेबल देख लो, ठीक है। चर्चा करेंगे हम चौथे कारक के बारे में। ठीक है, चौथा कारक क्या है? तो चलिए लिखेंगे। देखो, तो आयनन ऊर्जा, हमारा टॉपिक चल रहा था आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ठीक है ना। चलो रिवाइज करो मेरे साथ, बताओ पहला कारक क्या बताया था? पहला कारक था जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश था ना। क्या बताया था? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी, बताया था ना। चलो, दूसरा क्या था? चलो मैं आपको फॉर्मूला लिख करके बताता हूं। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा समानुपाती होती है जेड इफेक्टिव के। ये मैंने सूत्र लिखवाया था आपको, सूत्र लिखवाया था ये मैंने। चलो, दूसरा क्या? बाहरी कोशों की संख्या। इसके लिए सूत्र मैंने क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था सूत्र? मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्युत्क्रमानुपाती है किसके? बाहरी कोशों की संख्या की। बाहरी कोशों की संख्या ज्यादा होगी तो आयनन ऊर्जा कम होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा था बच्चों परिरक्षण प्रभाव। बताओ परिरक्षण प्रभाव के लिए क्या लिखवाया था? बताओ परिरक्षण प्रभाव के लिए क्या लिखवाया था? परिरक्षण प्रभाव के लिए लिखवाया था मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? परिरक्षण प्रभाव के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? परिरक्षण प्रभाव के। ये चीज हम पढ़ चुके थे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। चलो, अब हमें आज जो पढ़ना है बच्चों, ये हम तीनों पढ़ चुके कंप्लीट, ये हम तीनों पढ़ चुके। ठीक है, और आज हमें बच्चों जो चौथा कारक पढ़ना है, अंतिम और चौथा कारक, उसके बाद में हम किस पे आएंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता पे आएंगे। अंतिम और चौथा कारक है स्थायी अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित विन्यास। बच्चों आपको याद होना चाहिए चैप्टर नंबर दूसरा, आपको याद होना चाहिए चैप्टर नंबर दूसरा। उसमें मैंने आपसे एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? कि जब विन्यास अर्धपूर्ण हो और जब विन्यास पूर्ण पूरित हो तो बहुत अधिक स्थायी होता है। जैसे कि P3, P के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? P के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर उसका आधा कर दूं तो 3 इलेक्ट्रॉन। ये अर्धपूरित है, ये पूर्ण पूरित है। अर्धपूरित पूर्ण पूरित ये दोनों ही विन्यास क्या होते हैं बच्चों? स्थायी। क्या होते हैं? स्थायी। या मान लो मैंने कहीं लिखा D5 और D10, है ना। मैंने क्या लिखा? D5 और D10।
तो ये दोनों ही विन्यास क्या है, बहुत ज्यादा स्थायी, अर्धपूरित और पूर्णपूरित। P6 मतलब कि पूरा भरा हुआ, P6 पूरा भरा हुआ पूर्णपूरित। D10 मतलब कि पूरा हुआ, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आधा कर दो तो 5 हो जाएगा। तो अब ऐसे लोगों की हमको बात करनी, अगर मान लो कहीं विन्यास अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करें, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो चलो अब चौथा कारक जो है मैं वो फिर से लिख रहा हूं, अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित विन्यास। चलो इससे आयनन ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, जैसे कि उदाहरण, पहले उदाहरण लिखूंगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए अगर, तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए, नाइट्रोजन बाईं तरफ है, ऑक्सीजन दाईं तरफ है। बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाओगे तो बायां से दायां होगा, बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। और अगर जेड इफेक्टिव का मान ऑक्सीजन का ज्यादा है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयनन ऊर्जा भी ज्यादा, मतलब कि ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, किसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में। मतलब कि आपका आंसर यहां पे क्या आएगा, उम्मीद क्या है हमको, उम्मीद है कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा की तुलना में ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव ऑक्सीजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो आयनन ऊर्जा भी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा हमें उम्मीद है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, और इसका कारण क्या है, यह विन्यास। इसका कारण क्या है, ये विन्यास। तो वास्तविकता में क्या होता है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो अब हम देखेंगे इसका कारण, चलो अब हम देखेंगे इसका कारण, ठीक है। चलो अब कारण क्या है तो समझना, देखो नाइट्रोजन का विन्यास होता है बच्चों 2s2 2p3, क्या होता है 2s2 2p3। ऑक्सीजन का विन्यास होता है 2s2 2p4। मुझे बताओ p3 और p4 इन दोनों में से ज्यादा स्थायी विन्यास कौन सा है, p3 और p4 दोनों में से ज्यादा स्थायी विन्यास कौन सा है, जल्दी से मुझे लाइव चैट में लिख करके बताओ, p3 और p4 दोनों में से ज्यादा स्थायी विन्यास कौन सा है, बताओ। चलो p3 और p4 दोनों में से ज्यादा स्थायी विन्यास कौन सा, p3 ज्यादा स्थायी है किसकी तुलना में, p4 की तुलना में। हो गए बेड़ा पार, तो ये होता है स्थायी, p3 p4 की तुलना में ज्यादा स्थायी है, बताया था अर्धपूरित है ये अर्धपूरित। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, क्यों कैसे ये सब नहीं पूछना आप, क्यों, क्योंकि पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। चलो इसका मतलब ये हो गया आपका p3, ये हो गया आपका p4, तो ये क्या है, अर्धपूरित। अर्धपूरित है तो क्या होगा, ज्यादा स्थायी, अधिक स्थायी, और ये क्या होगा, कम स्थायी। स्थायी क्या होता है, सुनो मैं बताता हूं। मान लो किसी को पढ़ते पढ़ते हग्गी लग गई, क्या लग गई, हग्गी लग गई, तो क्या आप अपनी जगह पे बैठ पाओगे, अस्थायी हो गए आप, क्या हो गए, अस्थायी। आप तुरंत उठ करके चले जाओगे, और कहां चले जाओगे, अंदर संडास में चले जाओगे, चले जाओगे ना। कहने का मतलब जब हग्गी लगेगी तो आप टेंशन में आ जाओगे, अस्थायी हो जाओगे, अस्थायी एकदम से, आप अपनी जगह से खड़े होकर के चले जाओगे अंदर, ऐसा ही होगा ना। लेकिन मान लो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जगह पे आराम से बैठे हुए हो, तो आप कभी भी यहां से उठ करके कहीं और जाओगे, बैठे रहोगे ना, नहीं यार मजा आ रहा है, मैं तो स्थायी हूं बिल्कुल, मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मेरी दुनिया यहां पे आबाद है,
मैं स्थायी हूं यहाँ पे, मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूं, मैं आरामदायक स्थिति में हूं। लेकिन मान लो अचानक हग्गी लग जाए, हग्गी लग जाएगी तो क्या होगा? तो आप यहाँ पे स्थायी रह पाओगे? आप तुरंत उठ करके जाओगे, अपना स्थायित्व खो दोगे और आप कहां चले जाओगे? जहां जाना चाहिए। तो ये जो है ये अधिक स्थायी है, आरामदायक स्थिति में। इसकी दुनिया में आराम ही आराम है, लेकिन इसकी दुनिया में आराम हराम है। ये स्थायी नहीं है, इसको हग्गी लग गई मतलब कि क्या है? ये अस्थायी, कम स्थायी है, लेकिन ये क्या है? स्थायी है, आराम की स्थिति में। अब खुद बताओ, अगर ये स्थायी है तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से निकलने देगा? जब ये पहले से स्थायी है, इसकी दुनिया पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में है, मैं अपने घर के अंदर आराम से बैठा हुआ हूं, मेरे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे मेरे पास पैसा आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं अपनी स्थिति से दूर भागूंगा? क्या मैं अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन लाऊंगा? क्या ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा? जबकि ये तो स्थायी है, क्यों निकालेगा? ये भैया पहले से स्थायी बैठे हुए हैं। जब ये पहले से स्थायी बैठे हुए हैं तो अपने अंदर से ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा? मतलब कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने घर के अंदर स्थायी रूप से बैठा हुआ हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर आप मुझे मेरे घर से बाहर निकालना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो हिलना ही नहीं चाहता, मैं तो अपनी जगह पे बैठा हुआ हूं। समझ में आया? तो ये अपनी जगह पे बैठा हुआ आराम से, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालने नहीं देगा। क्यों निकालने नहीं देगा? क्योंकि बैठा हुआ आराम से, कंफर्टेबली। अगर यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे आपको समझाने के लिए बल लगाना पड़ रहा है, ऊर्जा लगानी पड़ रही, तो ऊर्जा लगानी पड़ेगी। समझ में आया? ऊर्जा लगानी पड़ेगी। आप अपनी स्थिति से हिलना ही नहीं चाह रहे हो, आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। क्यों? आपको लग रहा है हम तो बैठे रहेंगे, सर समझाते रहेंगे, हमको क्या करना है। आप अब भी अपने आप को स्थायी करके बैठे हुए हो, मतलब कि मुझे अगर आपको समझाना तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये भाई साहब जो है अभी स्थायी रूप से बैठे हुए हैं, तो इसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऊर्जा यहां पे जब बहुत ज्यादा लग रही है, इसीलिए ऊर्जा ज्यादा, तो आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये आरामदायक स्थिति में है। क्यों आरामदायक स्थिति में? क्योंकि ये स्थायी है। क्यों स्थायी है? क्योंकि ये अर्धपूरित है, आधा भरा हुआ है। कौन सा आधा भरा हुआ? ये P3 वाला आधा भरा हुआ है, स्थायी है भैया। चलो अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? तो अब देखो, अब कई बच्चों ने नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हटा दो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये तो हो गया भैया आयनन ऊर्जा। क्या हो गया? आयनन ऊर्जा। देखो हमने दो गुण धर्मों के बारे में पढ़ लिया, एक तो परमाणु की त्रिज्या, ये हो गया आयनन ऊर्जा, ये हो गया। अब हमें जो पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ये पढ़ना है आज हमें, जो पढ़ना है वो ये। चलो तो अगला हेडिंग लिखो, अगला हेडिंग लिखो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले परिभाषा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले परिभाषा, ठीक है। ठीक है, चलिए
अब आते हैं परिभाषा पे, ठीक है बच्चों। चलो परिभाषा में लिखूंगा, किसी गैसीय विलगित परमाणु में, किसी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा को शॉर्ट में लिखेंगे EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बार तो परिभाषा लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या होता है, ठीक है। किसी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहलाती। चलो अब इसको समझेंगे बच्चों, ठीक है। नोट कर लो एक बार इसको, ठीक है। नोट कर लिया होगा, अब मैं समझा रहा हूं, ठीक है, समझा रहा हूं, ठीक है। किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। यहां मैं लिख लेता हूं आयनन ऊर्जा में। मैंने आपको समझाया था आयनन ऊर्जा, समझाया था ना। आयनन ऊर्जा में मैंने आपको क्या समझाया था? कोई गैसीय परमाणु A है और विलगित अवस्था में, विलगित मतलब कि अकेला है, दुखेला, बंधित अवस्था में नहीं है, तो ये क्या है? गैसीय विलगित परमाणु, अकेला है, दुखेला है, बंधित अवस्था में नहीं है। आप इसको क्या देते हो बच्चों? ऊर्जा देते हो। जैसे आप इसको ऊर्जा दोगे, इस A को आपने क्या दे दी? ऊर्जा, गैसीय विलगित परमाणु को, तो इसमें से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो A पे आवेश क्या आएगा? धनात्मक आवेश, और ये निकल गया इलेक्ट्रॉन। यही पढ़ा था। तो अब देखो, जो यहां लिखा है ना, इसका उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में, ठीक है। तो अब देखो, यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ठीक है। देखो, गैसीय विलगित परमाणु वहां है, यहां पे भी आप लिखते हो गैसीय विलगित परमाणु। विलगित परमाणु, यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, जबकि आयनन ऊर्जा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। और यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। उल्टा है, उल्टा। आयनन ऊर्जा वो ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाती है। तो देखो, तो यहां पे क्या होगा? गैसीय विलगित परमाणु, इसमें आपको क्या ग्रहण करवाना है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाना है। तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवेश करेगा A के अंदर, तो A के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो A पे आवेश क्या आ जाएगा? A पे आवेश आ जाएगा माइनस, और गैस अवस्था में तो गैस, प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर निकलने वाली ऊर्जा, आयनन ऊर्जा जो होती है वो अवशोषित होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जो है वो निकलती है, उत्सर्जित होती है। यहां पे ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। तो यहां पे ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है,
और यहां पे ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। देखो यहां पे ये परमाणु जो है ये ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। यहां जो परमाणु है वो ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा है, वो ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। समझ में आ रहा होगा? थोड़ा कुछ तो आ रहा होगा, 20% 30% यार कुछ तो आ रहा होगा यार मजाक मत करो यार, थोड़ा तो कुछ तो आ रहा होगा। देखो कुछ तो आ रहा होगा, थोड़ा बहुत है ना। यहां पे ऊर्जा आपने दी, कौन सा परमाणु? गैसीय विलगित। गैसीय विलगित क्यों बोला? क्योंकि ए जो है वो गैस अवस्था में है। और विलगित क्यों? क्योंकि ये अकेला है, दुखेला है, बंधित अवस्था में नहीं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा की जब बात करते हो तो वहां पे भी ए जो होता है, कोई परमाणु जो होता है वो अकेला होता है, दुखेला होता है, विलगित होता है, बंधित अवस्था में नहीं होता और गैसीय अवस्था में होता है। ये वाली बात तो दोनों में सेम है। यहां पे भी गैसीय विलगित, यहां पे भी गैसीय विलगित, ये तो दोनों में सेम है, दोनों में गैसीय विलगित होता है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऊर्जा अवशोषित होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। दोनों उल्टा है, यहां पे ऊर्जा ग्रहण होगी, यहां पे ऊर्जा उत्सर्जित होगी। यहां पे ऊर्जा के ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। उल्टा, वहां इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। वहां ऊर्जा अवशोषित होती है, यहां ऊर्जा उत्सर्जित होती है। फिर बता रहा हूं, यहां ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, यहां ऊर्जा अवशोषित हो रही है। यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब यहां जो निकलने वाली जो ऊर्जा है इसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा बोलते हैं। और यहां जो ग्रहण होने वाली ऊर्जा है इस ऊर्जा को ही बोला जाता है आयनन ऊर्जा। स्पष्ट? क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई? बता दो जल्दी से, मुझे लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बता दो यहां तक की बात क्लियर। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पूरा उम्मीद है। ये देखो ये वाला जो प्रक्रम है इसको नोट करो, इसका फोटो खींच लो एक बार, इस पूरे का फोटो खींच लो। अभी मैं इसी बात को पीछे लिखने वाला हूं, इसका फोटो खींच लो, इसको मैं लिखने वाला हूं। देखो फोटो खींच। चलो अब देखो, अब हम आते हैं फिर से यहां। तो देखो ये है कोई अकेला दुखेला गैसीय विलगित परमाणु, गैसीय विलगित परमाणु। इसमें क्या प्रवेश करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा निकलेगी, इसमें प्रवेश करवाएंगे इलेक्ट्रॉन। अरे यार नाम देख लो यार, नाम देख लो, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन गेन। गेन मतलब कि ग्रहण करना, गेन का मतलब होता है ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जो ऊर्जा निकलेगी, एंथैल्पी मतलब कि ऊर्जा। कई बच्चे एंथैल्पी में ही घबरा जाते हैं, एंथैल्पी क्या, एंथैल्पी क्या। एंथैल्पी मतलब सिंपल सी बात, अपने एक ही दिमाग में रखने का, ऊर्जा, बस। और कुछ भी चटर पटर नहीं है, बस एंथैल्पी मतलब सीधा सा फंडा, ऊर्जा, खत्म बात। 100 बात की एक बात, ऊर्जा। ठीक है, डिटेल में क्या होता है ऊष्मागतिकी में देखेंगे। ठीक है, गेन मतलब कि ग्रहण करना, किसको? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा रहे हो, किस में? गैसीय विलगित परमाणु में। तो अब इससे क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन। देखो निकलने वाली ऊर्जा, ऊर्जा निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन को ए में प्रवेश करवाओगे तो ए माइनस बनेगा। कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यही परिभाषा अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो समझ में नहीं आती, ये समीकरण अगर मैं सीधा लिखता तो शायद समझ में कम आता, लेकिन जब आयनन ऊर्जा से तुलना की तो समझ में आ गया। तो अब यहां पे ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। चलो चलो अब मुझे ये बताओ, अब मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पे डेल्टा एच क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक? जल्दी से मुझे लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ, यहां
डेल्टा एच क्या होगा आयनन ऊर्जा में, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक? हाँ क्या होता है जल्दी बताओ, उल्टा चलेगा, उल्टा। अगर यहां वाला चिन्ह याद है, देखो कई लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर यहां पे धनात्मक है, आयनन ऊर्जा यदि धनात्मक है, तो बताओ मुझे यहां पे डेल्टा एच क्या आएगा, ऋणात्मक या धनात्मक? बताओ 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 बताओ, यहां पे डेल्टा एच क्या आएगा? अगर यहां धनात्मक तो यहां क्या आएगा बताओ? मालिक यहां धनात्मक है, ये दोनों उल्टा है। अगर ये ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। तो अगर अवशोषित करने के लिए डेल्टा एच धनात्मक है तो उत्सर्जित करने के लिए डेल्टा एच क्या होगा, ऋणात्मक। यार उल्टा चलेगा, ऋणात्मक। ये अगर धनात्मक है तो वो ऋणात्मक, उल्टा है। ये आयनन ऊर्जा जो है वो ऊर्जा को ग्रहण करता है तो इसीलिए धनात्मक। ये इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है, वो ऊर्जा को निकालता है, इसलिए इतना आसान। चलो हटा दो। तो वेरी वेरी थैंक यू जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सभी बधाई के पात्र हैं। इसका मतलब यहां पे डेल्टा एच हो जाएगा ऋणात्मक, और इसी डेल्टा एच को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। है ना आसान, बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। ठीक है चलो नोट करो यहां तक। चलो अब बच्चों एक बात और ध्यान रखें, एक और अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। एक बात तो स्पष्ट है, एक बात तो स्पष्ट है कि यहां पे ऊर्जा क्या हो रही है, उत्सर्जित। निकलने वाली ऊर्जा लिखा है ना, यहां पे क्या हो रही है, ऊर्जा उत्सर्जित। ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। याद करो कल वाली क्लास, याद करो कल वाली क्लास जिसमें मैंने आपसे बात बोली थी कि यहां पे ये होता है ऊष्माशोषी। याद करो, अगर याद नहीं तो नोट्स खोलो, नोट्स में मैंने लिखवाया है। ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। ये ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण होगा तो ऊष्माशोषी। ये ऊर्जा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन। यहां पे ऊर्जा का हो रहा है उत्सर्जन, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊर्जा का अवशोषण ऊष्माशोषी, ऊर्जा का उत्सर्जन ऊष्माक्षेपी। मतलब कि ये जो प्रक्रम है ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी। जब भी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जब भी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो प्रक्रम कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी। मतलब कि डेल्टा एच का चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक। जब भी डेल्टा एच का चिन्ह ऋणात्मक आए तो समझ जाना प्रक्रम क्या है, ऊष्माक्षेपी। मतलब कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है, निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा ऊष्माक्षेपी। ठीक है चलो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलो अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। देखो बच्चों यहां पे ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है। यहां पे ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में निकल रही है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी उतना ही प्रक्रम ज्यादा होगा। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अभी क्या बोला मैंने समझाता हूं। देखो अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। जितनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होगी। ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है भाई, ऊर्जा उत्सर्जित तभी हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण करेगा तो निकलने वाली ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन। ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। अब ऊर्जा अगर निकलती है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा
उतनी ही ऊर्जा भी ज्यादा निकलेगी। जितना कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा उतनी ही ऊर्जा भी कम निकलेगी। तो अब मुझे बताओ कि मान लो एक ए है परमाणु और दूसरा परमाणु बी है। ए के लिए डेल्टा एच का मान -5 जूल पर मोल है और बी के लिए डेल्टा एच का मान -10 जूल पर मोल है। यहां पे निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा है, यहां पे निकलने वाली ऊर्जा कम है। तो बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी। मैंने आपसे क्या बात बोली, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को जो जितना ज्यादा ग्रहण करेगा उतनी ही ऊर्जा ज्यादा निकलेगी। सुनो मैं लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन यहां मैं लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा ग्रहण होगा ऊर्जा उतनी ही अधिक उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां -5, यहां माइनस में केवल 5 है। 5 माइनस चिन्ह मतलब कि ऊर्जा का निकलता है, ऊर्जा जब निकलती तो माइनस लगाते हैं और कुछ भी नहीं। तो यहां पे माइनस में केवल 5 है, यहां माइनस में 10 जूल है। ऊर्जा निकल रही है इसलिए माइनस है, लेकिन कितनी निकल रही है, 10 जूल निकल रही है। यहां ऊर्जा ज्यादा निकल रही है। तो अब मुझे बताओ ए और बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण कौन करेगा। चलो ए और बी में कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ग्रहण करेगा, जल्दी बताओ। इतना एनर्जी लगा दिया भैया, अब सही आंसर आना चाहिए। ये मत लगाना, आपको केवल संख्या देखनी है, आपको केवल और केवल ये संख्या देखनी है, क्योंकि माइनस चिन्ह केवल ऊर्जा के उत्सर्जन को दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। माइनस का मतलब केवल उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है। अगर माइनस में 5 जूल है तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा 5 जूल, माइनस में 10 जूल है तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा 10 जूल। माइनस चिन्ह केवल ऊर्जा के उत्सर्जन को दिखाता है और कुछ भी नहीं। तो माइनस को काउंट मत करो, आप केवल संख्या देखो, संख्या कौन सी ज्यादा है, 10 जूल। माइनस में 10 का मतलब निकलने वाली ऊर्जा 10 जूल है। भैया 5 बड़ा है या 10 बड़ा है, निकलने वाली ऊर्जा 10 जूल है ना, निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा। तो इसका मतलब बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ग्रहण करेगा। एक शब्द होता है बच्चों, एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक शब्द है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, बहुत आसान है, ये और ये एक ही बात है। क्या बोला मैंने, ये और ये एक ही बात है। फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों सेम है। सेम का मतलब क्या, सेम का मतलब क्या, देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसकी इलेक्ट्रॉन से बंधन करने की प्रवृत्ति ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन से बंधुता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी ज्यादा। ए और बी में से कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ग्रहण करता है, बी। बी अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ग्रहण करता है मतलब कि बी का इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगा ए से। क्यों, क्योंकि बी की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी ज्यादा। तो एक बात ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों में से किसकी ज्यादा ये पूछा जाए तब भी उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी ज्यादा। 5 और 10 में से कौन सा मान ज्यादा, 10 ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ज्यादा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी ज्यादा। तो इसका मतलब अगला बिंदु हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो देखो बच्चों, तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, अर्थात देखो हिंदी में, अर्थात जिसकी
इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा अधिक, उसी की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। नोट करो इसे और मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे। दो तत्व हैं, तीन तत्व, चलो तीन तत्व हैं ए बी सी, तीनों के डेल्टा एच का मान है -5 जूल +2 जूल और इसका है +3 जूल। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है। चलो जल्दी से मुझे आंसर बताएं। तो आंसर है इसका सी। आंसर क्या है? सी। सी की क्वेश्चन क्या पूछा? सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता है सी की। यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा अधिक किसकी है? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा सबसे अधिक किसकी है बताओ? ये क्या है? धनात्मक। ये क्या है? धनात्मक। क्या ऊर्जा अवशोषित होती है? धनात्मक चिन्ह कब आता है? जब ऊर्जा का अवशोषण होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक में आपको सबसे अधिक ऊर्जा देखनी है। अब देखो यहां पे सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? ए की, क्योंकि ऋणात्मक में सबसे ज्यादा मान है, सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। जिसकी ऊर्जा जितनी ज्यादा उत्सर्जित होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन लब्धि अधिक होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन लब्धि अधिक होगी उसी की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब कि किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा निकल रही है, सबसे ज्यादा निकलने वाली ऊर्जा ये। तो इसका मतलब ए का मान सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद में कौन आएगा? बी। तो उसके बाद में बी। और आप सोचो इसकी तो ऊर्जा निकल नहीं रही है, इसको ऊर्जा देनी पड़ रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाने के लिए उल्टा आपको ऊर्जा देनी पड़ रही है, निकल नहीं रही है। इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा। आप खुद सोचो, यहां पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाना है आपको, तो आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उल्टा निकलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है। तो ए सबसे ज्यादा, बी, फिर यहां आ जाएगा सी। ये होगा क्रम, सी की सबसे कम होगी। यहां तक की बात क्लियर है? तो मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, एक और क्वेश्चन, अभी आपके डाउट भी लूंगा। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और। चलो अब मुझे बताओ फिर से, चलो ए बी सी, ठीक है। आप मुझे बताओ ए की ऊर्जा है -3 जूल, ठीक है, डेल्टा एच का मान -3, ये है -10 जूल और ये है आपका -7 जूल। इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम बताएं। चलो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम बताओ, चलो जल्दी। चलो इस क्वेश्चन के बाद आपके डाउट देखूंगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम बताओ, क्रम बताना है। सबसे ज्यादा कहां पे ऊर्जा निकल रही है? सबसे ज्यादा कहां ऊर्जा निकल रही है? निकलने वाली ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां है? यहां माइनस में 10 जूल ऊर्जा निकल रही है। यहां पे कितनी? 10 जूल ऊर्जा निकल रही है। नालायकों, माइनस चिन्ह ऊर्जा के निकलने को दिखा रहा है। और इसका मतलब हमको क्या देखना होगा? मान देखना। आप तो सीधा मान देख लो यार, मान। माइनस में जिसका मान ज्यादा, माइनस में जिसका मान ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा निकलेगी। -10 जूल, माइनस में 10 जूल, जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी उसी की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा। फिर -10 के बाद कौन? सी, -7। फिर उसके बाद कौन? ए। अब आप एक काम करो, अब आपको मैं ट्रिक बता दूं, तरीका। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। माइनस में जिसका मान, सुनो ऐसे याद रखो, माइनस में जिसका मान ज्यादा होगा
उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा, और प्लस में जिसका मान जितना ज्यादा होगा उसकी बंधुता कम। अब ठीक है, देख लो, माइनस में जिसका मान ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा, माइनस में किसका, बी का मान ज्यादा है। अब क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो, माइनस में जितना मान ज्यादा, अब देखो यहां पे देखो, यहां देखो माइनस में किसका मान ज्यादा, मैंने क्या बोला, माइनस में जहां मान ज्यादा, माइनस में मान कहां ज्यादा, ए का माइनस में मान ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनता है कि। फिर प्लस में मान जितना ज्यादा, उतनी कम, प्लस में मान यहां सबसे ज्यादा, यहां प्लस में मान ज्यादा, जितना प्लस में मान ज्यादा उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। देखो बच्चों अब आगे है, ठीक है, तो देखो ए गैस है, इस पे इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा तो ये बन जाएगा ए माइनस गैस प्लस यहां क्या निकलेगी, ऊर्जा। चलो इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच बराबर नेगेटिव, और इसे हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। चलो अब बात करेंगे आगे की। देखो यदि इस A माइनस पे, अब आगे की बात कर रहा हूं, यदि इस A माइनस को एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया जाए, तो ये माइनस था, माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया तो ये किस में बदल गया, A माइनस 2 में बदल गया, A माइनस 2 में बदल गया। तो अब देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा आएगी वो क्या हो जाएगी, प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे जो भी ऊर्जा आएगी वो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। चलो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे जो भी ऊर्जा आएगी, अब मैं बताऊंगा वो ऊर्जा क्या होगी, तो वो हो जाएगी डेल्टा H2, ये होगी द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ठीक है। अब ये बताऊंगा धनात्मक है या ऋणात्मक, और ये हो जाएगी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। अब देखो ये जो दूसरा वाला है ना बच्चों, ये क्या होगा, ये यहां पे ऊर्जा का अवशोषण होगा, यहां पे ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी। देखो यहां पे ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण, क्या होगा, अवशोषण। क्यों, देखो यहां पे है ऋणात्मक चिन्ह, यहां पे है ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अगर ये दोनों माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आसानी से प्रवेश नहीं करेगा। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस A माइनस में प्रवेश करवाना है तो मुझे यहां पे ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहां ऊर्जा का अवशोषण होगा। यदि आप कोई भी कार्य बलपूर्वक करते हो, बलपूर्वक क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण, इन दोनों में लग रहा है प्रतिकर्षण। मान लो आप और आपका दोस्त, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो तीसरी पार्टी आप दोनों को बात करवाने के लिए क्या करेगी, बल का प्रयोग करेगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा लगाएगी। तो यहां पे क्या लग रही है, ऊर्जा लग रही है, यहां पे होता है ऊर्जा का अवशोषण। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है उसमें प्रक्रम होता है ऊष्माक्षेपी, लेकिन जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा होती है उसमें प्रक्रम होता है ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे यहां पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस और इस A पे जो माइनस है, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब कि A माइनस इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऊर्जा का उपयोग करोगे, बल का उपयोग करोगे। जब आप बल लगाओगे, ऊर्जा लगाओगे, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा।
इसीलिए ऊर्जा का होगा यहां अवशोषण, क्योंकि आपने बल लगाया। और जब भी ऊर्जा का अवशोषण होगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, मतलब कि प्रक्रम क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाने के लिए आपने बल लगाया, ऊर्जा लगाई, आसानी से प्रवेश नहीं कर रहा था क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा था।